Good morning, friends. I am myself Dr. Chandrasekhar Bangarwal, Professor, Department of Kriya Sharir, SRM State Ayurvedic College, बरेली। आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन, इन दो चीज़ों की जो हमारे बीएमएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस को ही स्टूल कहा जाता है और इसी को आयुर्वेद में पुरीशमल कहा गया है। तो उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, पुरीशमल हमारे शरीर में तैयार कैसे होता है, और मैकेनिज्म ऑफ डेफिकेशन को कहते हैं पुरीश उत्सर्जन या पुरीश विसर्जन, तो या पुरीश निष्क्रमण। तो पुरीश निष्क्रमण की क्रिया कैसी होती है, आज ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें मॉडर्न व्यू की तरह से जाननी है। तो नाउ फेसेस और स्टूल। फेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्टूल आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब डाइजेशन खत्म हो जाती है तो फेसेस तैयार होते हैं, उन्हीं को स्टूल कहा जाता है। दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। Feces indicates completion of digestion, which is mechanical and chemical, both type of digestion, and complete after the action of all 5 digestive secretions in gastrointestinal tract. Feces तैयार हुए हैं, इसका ये मतलब होता है कि डाइजेशन पूरा हुआ है। जो डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल दो टाइप का होता है वो पूरा हो चुका है, और हमारे आहार के ऊपर, अन्न के ऊपर 5 जो डाइजेस्टिव सिक्रेशंस है, सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है, बाइल है, सकस इंटेरिकस है, पैंक्रियाटिक जूस है, सबकी एक्शन हो चुकी है, ये इंडिकेट करता है। फेसेस फॉर्म्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। फेसेस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में तैयार होता है। इसको आयुर्वेद की परिभाषा में पक्वाशय हम कह सकते हैं, जो पुरीश व स्रोतस का मूलस्थान भी है। तो आयुर्वेद में भी इस मूलस्थान में पुरीशमल की उत्पत्ति मानी है। मॉडर्न साइंस में भी फेसेस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में तैयार होते हैं, ऐसा माना है। नाउ लेट अस सी इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. The overall function of large intestine are completion of absorption, production of some vitamins, formation of feces, and expulsion of the feces from the body through the process called as defecation. ये लार्ज इंटेस्टाइन की 4 फंक्शन होते हैं। एक तो शोषण प्रक्रिया, आहार में से जो सारभाग का शोषण होता है वो पूरा कर देना, कुछ विटामिन तैयार करना, पुरीशमल की उत्पत्ति करना, और पुरीश उत्सर्जन की क्रिया, यानी इस पुरीशमल को शरीर के बाहर डाल देना, जिसको कहते हैं डेफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। फिर ये कोलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन। इस तरह से इसके पार्ट्स होते हैं। Large intestine, which is about 1.5 meters or 5 feet long and 6.5 centimeters or 2.5 inches in diameter, extend from ileum to the anus. तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है इलियम से लेकर एनस तक होती है। As chyme moves through the large intestine, bacteria act on it and water, ions and vitamins are absorbed. काइम का मतलब है ऐसा आहार जिसका आधा पचन हो चुका है, क्योंकि इसका पूरा पचन तो लार्ज इंटेस्टाइन में होना है। तो जिसका आधा पचन हुआ है, जिसको आयुर्वेद की परिभाषा में आम कहते हैं, मॉडर्न की परिभाषा में उसे काइम कहते हैं। ये जो है आधा पचा हुआ अन्न जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जब आता है, तो यहाँ पर होने वाला पाचन जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ कोई भी डाइजेस्टिव सिक्रेशन नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव जूस लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। यहाँ का पाचन बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो डाइजेशन के बाद वाटर, आयंस और विटामिन्स, ये जो फूड में है उसका शोषण हो जाता है। एज ए रिजल्ट फेसेस आर फॉर्म एंड देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। Immediately after mechanical digestion in the large intestine,
immediately after meal. Peristalsis. In small intestine intensify, the sphincter relaxes and chyme is forced from the small intestine into the cecum. खाना खाने के बाद पेरिसाल्सिस फास्ट हो जाती है, इडियोसिकल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और आधा पचा हुआ अन्न जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में से सीकम में आ जाता है, विच इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. As food passes through the idiosical sphincter, it fills the cecum and accumulates in the ascending colon and movement of the colon begins. Now there are three types of movements characteristics of large intestine. तीन प्रकार की मूवमेंट होती है. Number one, in haustral churning, haustra, which is the part of the large intestine, the large intestine is divided into different small haustras. The haustra remains relaxed and distended while they fill up. When the distension reaches a certain point, wall contract and squeezes the content into the next haustrum. तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटे छोटे हाउस्ट्रम से बनी है. जब उसमें आधा पचा हुआ अन्न बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो स्क्वीज होता है और आहार जो है आगे के हाउस्ट्रम में ढकेला जाता है. दूसरा है पेरिसाल्सिस आल्सो ऑकर्स ऑल्दो एट स्लोअर रेट 3 to 12 contractions per minute than in other portion of the GI tract. तीसरा है मास पेरिसाल्सिस. A strong peristaltic wave begin at about the middle of the transverse colon and quickly drives the colonic content into the rectum. Mass peristalsis usually takes place 3 or 4 times a day during or immediately after meal. तो ये तीसरी जो है मास पेरिसाल्सिस, उसकी वजह से फेसेस जो है वो रेक्टम तक लाई जाती है. ये ट्रांसवर्स कोलन में शुरू हो जाते हैं. दिन में 3-4 बार ये मास पेरिसाल्सिस की क्रिया होती है. खाना खाने के तुरंत बाद बहुत बार होती है. द फाइनल केमिकल डाइजेशन, इसमें रासायनिक प्रक्रिया कौन सी होती है देखिए. द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन द कोलन थ्रू द एक्टिविटी of bacteria that inhabit the lumen. Mucus is secreted by the glands of the large intestine, but no enzymes are secreted. Chyme is prepared for elimination by the action of bacteria, which ferment any remaining carbohydrate and release hydrogen carbon dioxide and methane gases. तो जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दो गैसेस तैयार होते हैं. These gases contribute to the flatus in the colon, termed as flatulence when it is excessive. ये जो गैस है वो हमें पता चलते हैं जब गैस बढ़ जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि हमें गैस ट्रबल है या तो गैसेस की शिकायत ज़्यादा हो रही है. Bacteria also convert any remaining protein to the amino acid and breakdown of the amino acids into simpler substances, indols, catol, hydrogen sulfide and fatty acids. यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो बैक्टीरिया की वजह से ही होता है और इसमें 4 गैसेस तैयार होते हैं, 3 गैस तैयार होते हैं, इंडोल्स, केटोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, और फैटी एसिड भी तैयार होती है. Some of the indole and ketol is eliminated in the feces and contribute to their order. The rest is absorbed and transported to the liver, where these compounds are converted to less toxic compound and excreted in the urine. तो इंडोल और स्केटोल जब तैयार होते हैं उसकी वजह से पुरुष को गंधा आती है, बचे हुए एब्सॉर्ब हो जाते हैं, फिर लिवर में लाए जाते हैं, फिर उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और वो यूरिन में एलिमिनेट किए जाते हैं. तो यूरोबिलिजन के नाम से वो जाने जाते हैं. Bacteria also decomposes bilirubin to simple pigment, including stercobilin, which gives faces their brown color. बैक्टीरिया की वजह से बिलिरुबिन का और एक बार पाचन हो जाता है और उसमें जो सिंपलर पिगमेंट होते हैं वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं. उनकी वजह से जो वर्ण होता है पुरुष का, स्टूल का कलर, वो ब्राउन कलर उसकी वजह से आता है. यहाँ पर कुछ शरीरोपयोगी वस्तुओं का शोषण होता है.
Several vitamins needed for normal metabolism, including some B vitamins, vitamin K, are bacterial products that are absorbed in the colon. So विटामिन के एंड बी विटामिन इसका एब्सॉर्प्शन भी यही होता है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ फेसेस. फेसेस स्टूल या पुरीश्मल कैसा तैयार होता है? बाय द टाइम chyme has remained in the large intestine for 3 to 10 hours. It has become solid or semi-solid as a result of water absorption. Now it is called as feces. इस पुरीश्मल में क्या होता है? केमिकली फेसेस कंसिस्ट ऑफ वाटर, inorganic salt, slough of epithelial cells from the mucosa of the gastrointestinal tract, bacteria, product of bacterial decomposition, unabsorbed digested material and undigested food particles. जो अन्न का पाचन नहीं हुआ है वह हमारे फेसेस में रहते हैं. तो पुरीश्मल के कंटेंट इस तरह से हमने याद रखना चाहिए. ये सब चीज़ें हमारे स्टूल में या फेसेस में होती हैं. Now, although 90% of all water absorption occurs in the small intestine, the large intestine absorbs enough to make it an important organ in maintaining the body's water balance. Of the 0.5 to 1 liter of the water that enters the small intestine, all but about 100 to 200 ml is absorbed via osmosis. यहाँ पर 100-200 ml पानी का शोषण होता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा. द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो एब्सॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग सोडियम एंड क्लोराइड एंड सम विटामिन्स. लार्ज इंटेस्टाइन में सोडियम और क्लोराइड का भी शोषण होता है, सम विटामिन्स का भी शोषण होता है. नो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश द फीकल material from the sigmoid colon into the rectum. The resulting distension of the rectal wall stimulate stretch receptors which initiate defecation reflex that empties the rectum. The defecation reflex occurs as follows. In response to distension of the rectal wall, the receptors send sensory nerve impulses to the sacral spinal cord. Now, motor action. Motor impulses from the cord travel along with the parasympathetic nerves back to the descending colon, sigmoid colon, rectum and anus. वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्व के माध्यम से ये आती है. इसलिए जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफें होती है. अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन नॉर्मल है तो आपका डेफिकेशन भी नॉर्मल होगा. The resulting contraction of the longitudinal muscle shorten the rectum, thereby increases pressure within it. यहाँ पर contraction की वजह से pressure बढ़ जाता है. This pressure, along with the voluntary contractions of the diaphragm and abdominal muscles, parasympathetic stimulation, open the internal anal sphincter. Anus में दो sphincter होते हैं, internal anal sphincter और external anal sphincter. इंटरनल एनल स्फिंक्टर में स्मूथ मसल्स होते हैं, वहाँ की एक्शन जो होती है इनवॉलेंट्री होती है. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वहाँ पर वॉलेंट्री एक्शन होती है क्योंकि वहाँ स्केलेटल मसल्स होती है. तो जब भी वहाँ प्रेशर आ जाता है, ये सब प्रेशर अंदर जब बढ़ जाता है उसकी वजह से डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल वो भी उसमें मदद करती है प्रेशर बढ़ाने के लिए ताकि इंटरनल एनल स्फिंक्टर खुल जाए. Now, external sphincter is voluntary control. If it is voluntary relaxed, defecation occurs and the feces are expelled through the anus. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है उसके ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है. अगर वो रिलैक्स होते हैं तो स्टूल बाहर आ जाते हैं, डेफिकेशन हो जाती है. बट इफ इट इज़ वॉलेंट्री कॉन्स्ट्रिक्टेड, अगर आप कहीं टॉयलेट जा नहीं सकते हो इसलिए अपने रोके हैं तो डेफिकेशन कैन बी पोस्टपोन, तो उसको पोस्टपोन किया जा सकता है. नाउ वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल एंड defecation by increasing the pressure within the abdomen which pushes the wall of the sigmoid colon and rectum inward.
If defecation does not occur, the feces backs up into the sigmoid corner until the next wave of mass peristalsis again stimulate the stretch receptors, further creating urge to defecate. और एक बार अगर टॉयलेट नहीं हो पाई तो वहाँ का मटेरियल फिर सिग्मोइड कोलन में जाता है और नेक्स्ट वेव का इंतज़ार करता है, और आपको जब डेफिकेशन की इच्छा हो तो उस समय वो बाहर आता है. नाउ इन इन्फेंट्स defecation reflex causes automatic emptying of the rectum because voluntary control of the external anal sphincter has not yet developed. छोटे बच्चों में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है उस पर वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता है, इसलिए ऑटोमेटिक एम्प्टिंग ऑफ द रेक्टम हो जाता है, डेफिकेशन भी अपने आप हो जाती है. Now the amount of bowel movement that a person has over a given period of time depends on the various factors of the diet, health and stress. आपको जैसा कि आयुर्वेद में कहा है कि पुरुष मल की राशि होती है 7 अंजलि, लेकिन मॉडर्न कहती है कि उसका वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 to 150 ग्राम. ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? तो आप आहार किस प्रकार का लेते हो, आपकी हेल्थ किस तरह से है और स्ट्रेस फैक्टर कितना है, इसके ऊपर इसकी राशि डिपेंड होती है. द नॉर्मल रेंज ऑफ द बाउल एक्टिविटी वेरीज फ्रॉम 2 to 3 बाउल मूवमेंट्स पर डे टू 3 to 4 बाउल मूवमेंट्स पर वीक. मॉडर्न साइंस ऐसा मानता है कि एक दिन में 2 या 3 बार या हफ्ते में 3 या 4 बार बाउल मूवमेंट होते हैं. एक्चुअली आयुर्वेद का ओपिनियन इसमें बहुत अलग है. पुरुष मल प्रवृत्ति हर रोज होनी चाहिए. Now again this normal range of the bowel activity varies from 2 to 3 bowel movements per day to 3 to 4 bowel movements per week. अब इसका एबनॉर्मल स्वरूप एक है डायरिया. डायरिया is an increase in the frequency, volume and fluid content of the feces caused by the increased motility and decreased absorption in the large intestine. Due to this action, large intestine feces becomes watery and commonly called as loose motions. डायरिया जिसको हम कहते हैं लूज मोशन, इसमें फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और फ्लूइड स्टूल के तीनों बढ़ जाते हैं. वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी बढ़ जाती है और वाटर एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है. वही वाटर जैसे कि वैसे बाहर निकल जाता है, इसलिए वाटरी मोशंस होते हैं जिसको द्रवमल प्रवृत्ति कहा जाता है. कॉमन लैंग्वेज में इसे लूज मोशंस कहते हैं. उसके अपोजिट है कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन रेफर्स टू द इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट डिफिकेशन कॉज्ड बाय द decreased motility and excessive water absorption in the large intestine as food remains in the large intestine for long period. Due to this action in large intestine, feces become hard and dry. दूसरी विकृति है इसकी कॉन्स्टिपेशन, पेट सफा न होना. लोग कंप्लेन करते हैं कि पेट सफा नहीं होता, बहुत हार्ड होते हैं स्टूल, पास करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है. अलग अलग प्रकार के कंप्लेंट लोग बताते हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है? तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट डिफिकेशन. ये क्यों होता है? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में मोटिलिटी कम हो जाती है, वहाँ पर पानी का शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि आधा पचा हुआ अन्न जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत समय तक रहता है. इसकी वजह से स्टूल या फेसेस जो है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं और बहुत ड्राई हो जाते हैं, यानी सूखे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं. नाउ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन. एक्चुअली हमारे शरीर में जो मल पदार्थ तैयार होते हैं जिसको वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो सिर्फ यूरिन और स्टूल ये दो ही नहीं हैं. इसके सिवा हमारे शरीर में बहुत और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट का काम करते हैं.
उसको देखते हैं। बिसाइड्स यूरिनरी सिस्टम, सेवरल अदर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस contribute to the temporary confinement of the waste product and transport of the waste product for the disposable, the recycling of the material and excretion of the toxic material in the body. वो कौन कौन से? नंबर एक, बॉडी बफर्स. बफर्स इन द बॉडी फ्लूइड bind excess of the hydrogen ion, thereby preventing an increase in the acidity of the body fluid. तो बफर जो होते हैं वो एक्सेस आयन को बाहर डाल देते हैं, फिर हमारे शरीर में पीएच जो है कम नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, और शरीर में एसिडोसिस या एसिडिटी जो बढ़नी है वो नहीं बढ़ पाती है. दूसरा है ब्लड. द ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइड पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट. ये जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के बाद जनरली तैयार होते हैं. आयुर्वेद की परिभाषा में धात्वाग्नि की क्रिया के बाद मलों की उत्पत्ति होती है. वो ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लिए जाते हैं. एक है लीवर. द लीवर इज प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिसाइकलिंग एज ऑकर्स एज कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज इनटू फैटी एसिड्स. लीवर में बहुत सारा मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है या ग्लूकोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है. जब भी वहाँ पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो ब्लड के माध्यम से एलिमिनेटिंग ऑर्गन की तरफ लिए जाते हैं. द लीवर आल्सो कन्वर्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक वंस, जस्ट लाइक अमोनिया इनटू यूरिया. जो ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना ये भी एक लीवर का काम है. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अमोनिया is toxic for the body, it is converted into urea which is less toxic one. Now lungs. With each exhalation, lungs excrete carbon dioxide and expel heat and little water vapors. हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है लंग, जहाँ से जब एक्सेलेशन होता है या उच्छ्वास होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है. उसी के साथ हमारे शरीर की अतिरिक्त उष्णता भी बाहर छोड़ी जाती है और कुछ पानी के वेपर्स भी बाहर छोड़ी जाते हैं. यानी लंग्स का रोल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन में नहीं है, तो हमारे थर्मोजेनेसिस में भी है और हमारे हाइड्रेशन मेंटेनेंस में भी या फ्लूइड बैलेंस में भी उसका रोल है. नो स्वेट. स्वेट ग्लैंड्स, उन्हीं को सुडोरिफेरस ग्लैंड भी कहते हैं. स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन हेल्प एलिमिनेट एक्सेस हीट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट आल्सो. हमारा पसीना जो होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है, फिर वो पसीने में से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी जो ज़्यादा का होता है और उष्णता बाहर छोड़ दी जाती है. उसी के साथ यूरिया और सॉल्ट भी बाहर चले जाते हैं. तो यूरिन और स्वेट इनका कंपोजिशन सरीका होता है. इसलिए आयुर्वेद में मूत्रस्य क्लेद वाहनम, स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, दोनों जगह पर क्लेद है. तो ये जो क्लेद है ये इसका स्वरूप है, वो स्वेद और मूत्र दोनों में एक सरीका होता है. Now gastrointestinal tract, through defecation, the gastrointestinal tract excretes solid waste, undigested food, heat, some carbon dioxide, water and salt. यह हमने देखा है कि जब फेसेस तैयार होते हैं तो शरीर में तैयार होने वाली ये सब चीज़ों को बाहर छोड़ दिया जाता है. तो आयुर्वेद में मलिनीकरणात् मला, मल के बारे में बहुत कुछ लिखा है. उस तरह से यह मल पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है उसको एक्सक्रिएशन आधुनिक शास्त्र ने कहा है. उन्होंने भी यूरिन फॉर्मेशन, फेसेस फॉर्मेशन को कहा है. आज हमने देखा कि फेसेस फॉर्मेशन और डेफिकेशन कैसी होती है. याद रखिए, आयुर्वेद सिद्धांतों के अनुसार पुरुष उत्सर्जन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है. ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे रक्षार्थ मायुषा, उसमें शौच लिखा है.
तो इसका मतलब है कि हमारा पेट सफा होना चाहिए। आयुर्वेद ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दिया है। आपको पुरुष मर्द प्रवृत्ति कैसी होती है, सम्यक होती है या नहीं, इसके ऊपर आपके हेल्थ का अनुमान किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में है, इतना इम्पोर्टेंट आधुनिक शास्त्र ने नहीं उसको दिया है। तो आयुर्वेदिक के सिद्धांत तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर पेशेंट को या हर व्यक्ति को आप जरूर पूछिए कि आपका पेट हमेशा सफा रहता है या नहीं। जो आयुर्वेद का अभ्यासक है वो जब चिकित्सा करता है तो उसके औषधि पत्र में एक अनुलोमन या विरेचन होता ही होता है। अगर किसी व्यक्ति के कुछ व्याधि छोड़कर अतिसार जैसे अगर उस व्यक्ति के औषधि पत्रक में अनुलोमन या विरेचन, मृदु विरेचन नहीं है तो ऐसा आप समझ सकते हो उसका आयुर्वेद का अभ्यास अपूर्ण है, अपूरा है, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। हर व्याधि में अनुलोमन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शमन चिकित्सा में इसी माध्यम से हमारे शरीर में से बढ़े हुए दोष और मल ये दोनों भी चले जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो तो वो जरूर उसके लिए एक हिंट है कि फ्यूचर में वो बीमार होने वाला है। तो कॉन्स्टिपेशन को कभी इजी गोइंग में और उसमें कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पुरुष मर्द और पुरुष व स्रोतस ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने एमडी किया था तो पुरुष व स्रोतस का शरीर क्रिया एक अभ्यास ये मेरा अभ्यास का विषय था, मुझे भी इसका इम्पोर्टेंस मालूम है। तो पुरुष मर्द बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज जिस चीज़ की हमने स्टडी की, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस एंड प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर आप सबको सब समझ में आया होगा। आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच।